Hello everyone, welcome to VD Codes. Just ended up giving Adequacy Pattern 5 full test, but unfortunately मेरी जो वीडियो है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट्स ओनली 39 मिनट्स रिकॉर्डेड, और जबकि पूरा 1 आवर से ज़्यादा का ही मैंने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड किया था, बट पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेरे एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है. हालांकि आई हैव कॉन्टैक्टेड द वाईफाई ऑपरेटर टू रिजॉल्व दिस इशू, बट अभी उसने खास कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया है, तो देखते हैं कब तक वो लेता है. तो अभी तो मैंने अपना मोबाइल डेटा कनेक्ट करके इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट अब चूँकि इतना कम वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो इट वुड नॉट बी गुड फॉर एनी वन, क्योंकि इसमें कुछ मतलब हैफेजेड वे में भी है और बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट ये सब हो रहा था, स्क्रीन सिंक नहीं हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो व्हाट आई हैव थॉट इज़ कि मैं इसकी एनालिसिस करके आपसे शेयर कर दूं. तो उससे पहले मैं सोल्यूशन पे देखूं, अगर तो मेरे मार्क्स जो थे वो 119.5 थे. रीजनिंग में मेरे 34.5 है, जनरल अवेयरनेस में 19 है, कॉन्स में 23.5 है, और इंग्लिश में 42.5 है. हालांकि कॉन्स में मैं और ज़्यादा स्कोर कर सकती थी, बट ड्यू टू द नेटवर्क इशू बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा था, तो उसके चक्कर में काफ़ी टाइम भी जा रहा था, और इस वजह से मार्क्स मेरे कम रह गए. तो लेट्स सी द सोल्यूशन एंड एनालाइज इट प्रॉपरली. तो इंग्लिश मतलब रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं. तो मैं सारे क्वेश्चंस को ही एनालाइज करूँगी बिकॉज मॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस को करना वुड बी अ फ्रूटफुल ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ अस. तो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ये है कि इसमें हमको बताना है, एक सिनेरियो दिया गया है और उसमें बताना है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. तो सिनेरियो ये है, अ यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड generous donation specifically designated for enhancing student engagement and learning outside the classroom. There are several promising proposals from different departments and student groups, ranging from expanding international internship opportunities to creating an on-campus marker space to funding. मतलब ये कह रहा है कि एक्सपैंडिंग इंटर्नशिप से लेकर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, स्टूडेंट ग्रुप्स बनाना हो, ऑन कैंपस मार्क मेकर स्पेस हो, फंडिंग स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंसेस. हाउएवर द डोनेशन इज नॉट लार्ज इनफ टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज प्रपोजल्स. एज अ वाइस चांसलर you ought to prioritize these proposals, ensuring we maximize the impact of this donation and foster a vibrant, inclusive learning environment for all the students. Your first course of action should be, आपका पहला कोर्स क्या होगा. मतलब आप एक वाइस चांसलर हो और आपको अब अपना मतलब इस डोनेशन के इम्पैक्ट को बहुत मैक्सिमाइज कर देना है. तो आप सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा. तो मैंने लगाया था एक्सपैंड द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएटिंग ए नॉन कैंपस मेकर स्पेस विथ ओपन एक्सेस फॉर ऑल. ये गलत है. इनका जो आंसर है दैट इज़ कंडक्ट अ थरो नीड्स असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट आउटसाइड द क्लासरूम. सो ये इनका सही आंसर है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फीजिबल आंसर भी है. मैंने हरिडली वो वाला ए वाला ऑप्शन लगा दिया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं और फिर जल्दबाजी में ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और फिर कुछ भी लगा देते हैं. तो मैं ये कर सकती थी, इसमें एलिमिनेट कर सकती थी. मैंने पहले वाला लगाया, और अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाती तो ऑल देखकर पहले वाले को एलिमिनेट आराम से कर देती. पर जल्दबाजी में आपको कीवर्ड्स, ये जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं ना, वो दिखते नहीं हैं. तो दिस वॉज माई फॉल्ट, और यू कैन से माई सिली मिस्टेक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक कोई सिनेरियो ही है. The developer proposes a modern high-rise building in a historical significant district. The architect must decide whether to prioritize client's vision and financial gain or advocate preserving the architectural heritage and community interest. The architect faces a critical decision considering design principle, historical perseverance guideline, environmental impact, community feedback, and long-term development vision for the area. Which approach should the architect prioritize? ये बोल रहा है कि कौन सा आर्किटेक्ट प्रायोरिटाइज करना चाहिए. मतलब उसको एक तरीके से एक कोई बिल्डिंग बनानी है
इसका अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है। उसको डिसाइड करना है कि वो किसको करेगा प्रायोरिटाइज, वो क्लाइंट जो चाहता है उसको करेगा या फाइनेंशियल गेन को करेगा, मतलब उसका जो पर्सनल बेनिफिट हो रहा है उसको करेगा, या फिर उसको मतलब जो आर्किटेक्चर हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए बस ये सोचा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा एथिकल आंसर है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स, हालांकि रियल लाइफ में चीज़ें अलग होती हैं, बट ये अगर एथिक्स में, हमेशा ये एथिक्स की बात करता है, तो एथिक्स की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करेगा वो, तो वो मॉरली करेक्ट इंसान माना जाएगा, इंस्टेड ऑफ क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, या फिर वो हेरिटेज प्रिजर्वेशन पे ध्यान दे, या फिर कम्युनिटी सेंट्रिक, हालांकि इन पे करेगा बट प्रायोरिटी उसकी यही रहेगी कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करे, ठीक है। तो क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिए कि आपको एथिकली बहुत ज़्यादा सही होना है। हालांकि बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो जाती है कि हम बहुत एथिकली आजकल सही हों, बट इट्स लाइक आपको एथिकली बहुत सही होना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताना था तो ये तो बहुत इजी था, ठीक है, मतलब इसको आप देख के ही कर सकते थे इस फिगर को, तो इसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। फोर्थ वाला देखिए अगर, तो कैमरा था CAMERA, तो फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड, मतलब इस एंड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेटर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब एक तरीके से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया गया, यानी A आया, C आया, M आया, एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आर अरेंज इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको रिवर्स में किया गया, यानी R आया, E आया और A आया, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड हो, एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट और E, तो FGHIJKL, E और M के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, तो आंसर तुम्हारा 7 होना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है, बट मोर देन 5 है तो मोर देन 5 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, ये बताना था हमको, दैट इज 500 494 494, थोड़ा सा पास कर लेते हैं, 500 है, 494 है, 470 है, 410 है और 80 है, तो इनके बीच का डिफरेंस पहले क्या है, 6 है, फिर डिफरेंस इनका क्या है, 470 माइनस करो तो 24 है, फिर क्या डिफरेंस है, 60 है, तो इतना तो मुझे पता चल गया है कि कुछ तुम्हारा मल्टीपल ही होगा 6 का, तो 6 इंटू 4 है, मतलब अगर इसको देखो तो 18 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, आई थिंक 36 का डिफरेंस है, 6 4 जा, तो इधर कितने का होगा, तो मैंने ऑप्शंस पुट करे थे, अगर मैं 300 रखती हूँ तो कितने का डिफरेंस है, 300 माइनस करेंगे तो 110, ये नहीं होगा। अगर मैं 280 रखती हूँ तो 280 करेंगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 0 3 130, ये भी गलत है क्योंकि ये 6 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं 290 रखती हूँ तब तुम्हारा कितना डिफरेंस है, अगर 290 रखती हूँ यहाँ पे तो ये 120 है, बिल्कुल सही, तो 120 इज़ अ फीजिबल, ये तुम्हारा एक फीजिबल इंटीजर है, और अगर 290 में 80 घटाएंगे तो 210 आएगा, ये भी 6 का मल्टीपल है, तो मैंने इसीलिए 290 इसको सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट करते हैं इसको, अब देखो F है, F होता है 6 होता है, T होता है 20, J होता है 10, U होता है 21, G होता है 7 और S होता है 19। तो अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा ऑपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका सम 27 और 10 में +9 किया गया है, मतलब लास्ट डिजिट में +9 किया गया है और बाकी सबका ऑपोजिट नंबर लिखा गया है। तो वैसे अब ऑप्शन चेकिंग करते हैं, यानी n का m, अब पहला ऑप्शन देखो तो n का m होता है, x का c होता है, a होता है तुम्हारा 1 + 9 करना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा 10, बट टी आ रहा है तो पहला गलत है। ओ होता है, ओ का एल होता है ऑपोजिट, जेड का ए होता है, एल होता है तुम्हारा 12 और यू होता है तुम्हारा 21, तो +9 है, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट अगर करो 12 18 और 20, अगर इसकी बात करो तो ये कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि पहला मतलब 12 + 20 करो और अपॉन 4 करो, यानी 32/4 दैट इज़ 8, तो 7 + 27 अपॉन 9 करो, पहला ऑप्शन ये है,
तो 34/9 ये गलत हो गया। दूसरा अगर करते हैं दैट इज़ 8 + 32/10, ना सॉरी अपॉन 4, तो दैट इज़ 40/4 विच इज़ इक्वल टू 10। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया है। ठीक, नेक्स्ट अगर करते हैं इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली इंटरचेंज ही करना है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ प्लस को इंटू से किया यानी 54 इंटू 10, नहीं 50 और 54 को 10 से किया यानी 10 इंटू 54, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 माइनस का 8। तो इसको अगर करें, ये पहला ऑप्शन है, 10 इंटू 54/4 प्लस 12 माइनस 8 तो 4 होता है, 2 जा 5 जा और ये 27 कैरी 3, 5 टू जा 10, 135 प्लस 4 ये तुम्हारा 139 आना चाहिए। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखें, अगर दूसरा क्या है, इंटू को ऐसे में पहले 10 को 8 से किया यानी 54 ऐसे रखो, 8 ऐसे रखो, 4 ऐसे रखो, 12 ऐसे रखो, नहीं 8 और 10 ये हो गया इज इक्वल टू 50, ये था। इसको 50 हटा दो। अब हम सिंबल्स देखें तो इंटू को माइनस से किया तो प्लस तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड भी ऐसे ही रहेगा, माइनस और इंटू हो जाएगा। तो देखो 54 + 2 56, 56 माइनस 120 ये नेगेटिव में जाएगा, तो ये भी गलत। थर्ड वाला ऑप्शन देखो अगर, तो पहले तो 54 ऐसे रखो, 10 ऐसे रखो, 4 को 12 से किया है, फिर 4 है और 8 है, प्लस को माइनस से किया यानी ये तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय है और इंटू और प्लस, तो ये तो तुम्हारा 12 हो जाएगा। ठीक, ये तो 12 हो गया, 4 प्लस है 8, तो 54 माइनस का 10/12 इंटू 4 प्लस 8, तो ये तो 3 और ये गलत, तो ये गलत। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 54 ऐसे ही रखो, नहीं 50 को 54 से किया है ना, तो 50, 10, 4, 12 और 8 और डिवाइड को माइनस से किया है यानी प्लस डिवाइड माइनस इंटू और डिवाइडेड बाय, तो 50 + 10 60 होता है, माइनस का 48 4 इंटू 12/8 यानी 6, 60 माइनस 6 कितना होता है 54, यही निकालना है। ठीक, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, अगर इसमें क्या है, देखो इसमें ये अगर मैं ए है, डी है, जे है और क्यू है, यानी ये 1 है, 4 है, जे होता है 10, OPQ 17 ओके, और वो तो 3 था, नंबर 6 है, 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 24, तो ये तो तुम्हारा 6 3 6 ये तो 48 आएगा ही आएगा। और फिर ये सी है, एफ है, एल है और एस है। सी कितना होता है 3 6 12 और 19, ये निकालना है हमको। अगर हमको ये पता है कि जाएगा तो ये तुम्हारा कुछ 48, ये तो पक्का पता चल गया, बट ये तुम्हारा 48 से सभी ऑप्शंस में 48 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है, इनके बीच का डिफरेंस 7 है, ये भी 3 है, 6 है और 7 है। तो ऑप्शन देखते हैं, Z तुम्हारा 26 होता है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर पहला ऑप्शन में Z है और ये 2 है, 2 यानी 28 होगा ना, तो 17 और 26 का बीच में तो 9 है, बट 19 28 में भी 9 का ही होता है। बट इनके हिसाब से क्या है, इनके हिसाब से ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। इनके हिसाब से ये y यानी यहाँ पे 25 है और a यानी यहाँ पे 26 है, तो 17 + 8 और 19 + 27 19 + 8 है ये, तो ये तुम्हारा y है और a है। थोड़ा सा ये मुझे समझ नहीं आया इनका सोल्यूशन, इनके हिसाब से जो सोल्यूशन होना चाहिए y a और z, सॉरी y 48 और ये सी ऑप्शन है इनका। 10th नंबर देखो अगर, तो इसको ध्यान से देखो, तो सिर्फ मैं अगर मैं ऑप्शंस देखती हूँ, मतलब पहले तो बी है, बी के बाद डी है, फिर ये निकालना है, ये निकालना है, फिर एच है,
फिर ये और एल, तो बी सी डी डी ई एफ, एफ जी एच, एच आई जे, ये होगा एफ और जे। तो एफ और जे से स्टार्ट तो सभी हो रहे हैं। फिर अगर एन देखो, एन एम, फिर डैश के डैश आई, एन है ना, एन एम, तो ये तो तुम्हारा 14 होता है, ये 13 है, जे के 11 है और 9 है, तो ये तुम्हारा 10, यानी ये -1 कर रहे हैं तो 12, 12 यानी एल हो जाएगा, और -1 10 यानी जे हो जाएगा। तो एफ एल और जे जे, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, दैट इज सेकेंड पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर 11th वाला। तो इसमें अगर देखो फिफर क्या होता है, तो अगर एफ को देखूं, एफ आई, एफ ई और आर, एफ होता है 6 9 6 5 और 18, बन रहा है 63, 63 63 27। तो इसका ऑपोजिट 21 होगा, इसका 18 होगा, इसका 21 होगा, इसका 22 होगा और इसका कितना होगा, 9 होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 63 है और कोडिंग गिवन है 63 63 और 27। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्होंने इसको हटा दिया है, और ये क्या है, तुम्हारे वॉवल्स हैं, यानी वॉवल्स को हटा दिया है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को रखा और उनका ट्रिपलेट है आंसर। यानी आंसर हमारा अगर HANDLE है, तो पहले तो वॉवल्स ये हटेगा और ये हटेगा। H तुम्हारा होता है 8 14 4 और 12, 8 3 24, 14 3 कितना होता है 42, 4 3 12 और 12 3 36। सॉरी, इसका ऑपोजिट का मल्टीपल किया, यानी ये 19 है, ये 13 है, ये 23 है और ये 15 है। तो 19 3 57, 14 13 3 39 और 23 3 69 और 15 3 45। तो ये होना चाहिए आंसर, यानी सी पार्ट। हश, तो ये मैंने छोड़ा ही था, तो इसको मैंने नहीं किया था। ये अगर देखे, इन अ स्टैक ऑफ 33 बॉक्सेस हैं, 33 बॉक्सेस का एक स्टैक है और सबको एक के ऊपर एक रखा गया है। तो टोटल बॉक्सेस तुम्हारे पास कितने हैं, 33 हैं। ऑरेंज बॉक्स इज केप्ट 11 फ्रॉम द टॉप मोस्ट, मतलब अगर ऊपर से यहाँ जाएंगे तो जो 11th नंबर है, 11th इज तुम्हारा ऑरेंज, तो 10 इसके ऊपर हैं। 15 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो रेड कलर, रेड कलर है कोई, तो इधर से तुम्हारा अगर ये रेड कलर है, अगर बॉटम से देखो तो रेड कलर विल बी इन 16th पोजिशन, क्योंकि 15 उसके नीचे हैं। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी इफ ऑरेंज बॉक्स इज केप्ट अबव रेड बॉक्स, सही है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेड बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, तो अगर 15 ये हैं, तो अगर 16 ये हैं, तो 33 में 16 घटाओगे तो 7 और 1, तो ये तुम्हारा इधर से तुम्हारा 17 बॉक्स हुए, तो ये 17 है, तो रेड की पोजीशन क्या हो जाएगी, ऊपर से 18वीं पोजीशन हो जाएगी, 18th। नेक्स्ट इसको करें, आई क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखो, आई है, आर है, ओ है, एन है, वाई है, तो आई को रखा है इन्होंने एच जे, आर को रखा है एस और एन ओ पी, एन ओ, ये ओ है, और जेड को जेड रखा है। तो अगर तुम ये देखो, वॉवल है, ये वॉवल है, इसको मैंने 2 नंबर्स दिए, यानी HIJ और ये P है ना, शायद ये P है, NOP। तो हमको निकालना था फोकस का। फोकस में कितने वॉवल्स हैं, 2 वॉवल्स हैं, यानी, और कॉन्सोनेंट्स का जस्ट आगे वाला F का G हो जाएगा, C का D हो जाएगा, S का T हो जाएगा, O यानी NOP, U यानी TUV। तो आंसर इज GNP DT VT। सेव नेक्स्ट इसको करें, 3 जनरेशन फैमिली है, जॉनी इज द फादर ऑफ लखन। ये कोई लखन है, लखन का फादर कौन है, जॉनी है। ये डैड है उसका,
हु इज लखन इज द सन ऑफ सीमा, यानी सीमा उसकी वाइफ हो जाएगी जॉनी की। सीमा इज द डॉटर ऑफ अनुज, अनुज की डॉटर सीमा है, एंड मदर ऑफ स्टेफी, और स्टेफी की मदर है। ठीक। स्टेफी सिस्टर ऑफ लखन, स्टेफी जो है वो सिस्टर है लखन की। कपिल इज द ओनली ब्रदर ऑफ सीमा, कपिल इकलौता भाई है इसका। देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द फैमिली, यानी 1 2 3 4 6 लोग हैं, तो ये मेल है, ये मेल है, और ये एक मेल है, ये क्योंकि ये सन है। ठीक है, 3 मेल है, तो ये कौन हो जाएगा, अनुज उसकी फिर मदर हो जाएगी, मतलब ये फीमेल है। तो हाउ इज लखन रिलेटेड टू अनुज, तो पहले तो लखन तो उसका ग्रैंड सन है। सेवन नेक्स्ट, इसकी बात करें, वाई एक्स है तो ऑपोजिट नंबर है, यानी x का y है, v का w है, तो ये तुम्हारा p हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में p है, o का पहले p आएगा, तो वो ऐसे ही ऑप्शन से ही लगा सकते हो। 16 नंबर जो गलत हुआ है मेरा, मैंने लगाया था कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड वाला अच्छा नॉट एम्बेडेड है, देखो मैंने देखा इसको, ये मेरी सिली मिस्टेक थी, मैंने पढ़ा इसको एम्बेडेड, इट इज़ नॉट एम्बेडेड। तो पहला भी है, दूसरे में भी है, और तो चौथे में नहीं है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखो तो 19 टूजा है और 19 सिक्सा है, 15 टूजा 15 सिक्सा, तो 14 टूजा पहला गलत, 19 टूजा 9 6 गलत, 31 टूजा 31 सिक्सा, यही सही है। इसको देखें, अगर 7 लोग हैं और वो लोग लीनियर रो में बैठे हैं इन नॉर्थन डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, मतलब 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 लोग हैं नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे, यानी ये तुम्हारा लेफ्ट पोजीशन होगी और ये राइट होगी। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये सी है, सी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है, सॉरी सी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है। ठीक है, ये सेकंड लेफ्ट है, ये सी है, तो ए यहाँ पे बैठेगा। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी है कोई, डी है, उसके 1 2 और थर्ड राइट में एफ बैठा है। जी सिट्स एडजेसेंट टू एफ, जी एफ अगल बगल बैठे हैं। ओनली 2% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो ये 2 हो गया, बाकी फिर एक एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जी और एफ अगल बगल है, तो जी या तो यहाँ है या तो यहाँ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख लूँ, फिर कह रहा है कि ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, ई इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ, नहीं तो मतलब उसके बगल में नहीं बैठा है। तो ध्यान से देखो तो एफ को तो मैंने यहीं रख दिया, ठीक है, तो इधर से देखो तो ए ये है, सी यहाँ पे हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ई यहाँ पे होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो मतलब जी यहीं पे रहेगा, बी बचेगा। हमें क्या निकालना है, ए सिट्स एडजेसेंट टू बी एंड डी, पहला सही है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई के थर्ड राइट में तो नहीं है, जी के सेकेंड राइट में ई है, तो पहला ही सही है सिर्फ। सेवन नेक्स्ट, some people find horror movies and shows disturbing. They struggle more to block out distracting stimuli from their surroundings. As a result, they may react psychologically negatively to horror. तो इन्फ्लुएंस है हॉरर फिल्म समटाइम्स है वो नेगेटिव, पहला सही है। ऑल हॉरर फिल्म्स आया, तो ऑल को हम सेकंड स्टेटमेंट में, ऑल एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, इसको हटा दो। नेक्स्ट आता है, इसको देखो तो हमको निकालना है के इज़ द नीस ऑफ जेड, यानी के तुम्हारी, ये इधर से ये पता चल गया कि के एक फीमेल है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है जेड, और जेड इज़ द वाइफ ऑफ एल, जेड जो है ये वाइफ है, तो ये हस्बैंड है। एल और वी में क्या रिलेशन है, एल इज़ द ब्रदर ऑफ वी, एल भाई है वी का। ठीक है, फिर वी और बी में क्या रिलेशन है, वी इज़ द सन ऑफ बी, वी जो है वो बी का सन है। और बी और के में क्या रिलेशन है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ के। तो ये देखो पहला तो पहले से तो गलत हो गया है, हाँ तो पहला गलत है। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, के और एन में क्या रिलेशन है, के इज़ द सिस्टर ऑफ एन। एक सेकेंड, ये पहला तो तुम्हारा गलत हो गया, सेकंड वाला देखें, के है एन की सिस्टर। ठीक है भाई, एन और पी में क्या रिलेशन है, एन है सन पी का। ओके, पी और यू में क्या रिलेशन है, पी है वाइफ यू की, तो ये वाइफ है, तो ये हस्बैंड है। और यू और जेड में क्या रिलेशन है, यू इज़ द ब्रदर ऑफ जेड,
तो यहाँ से तुम्हारा के तुम्हारी नीसी हुई उसकी जेड की, तो सेकंड से निकल आएगा। नेक्स्ट अगर देखो, इन द डेवलपिंग कंट्रीज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा द ड्रॉप आउट रेट इन दीज रीजन्स इज अराउंड 34%। 34% है। तो चिल्ड्रन ड्रॉप आउट बिकॉज दे डू नॉट एन्जॉय स्टडिंग। चिल्ड्रन इसलिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि वो स्टडी करना, ऐसा ऐसा क्या हमको ऐसा लग रहा है कि चिल्ड्रन इसलिए ड्रॉप आउट करते हैं? ये कोई फिजिबल रीज़न तो नहीं है कि उनको पढ़ना ही नहीं पसंद है इसलिए वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, ये तो गलत है। सेकेंड है, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर द मेजर बैरियर्स। हाँ, ये बहुत सेंस भी बना रहा है कि लोग पढ़ाई छोड़ते हैं इस वजह से क्योंकि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, या फिर उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत होती है क्योंकि उनको मिल नहीं पाती है कि फाइनेंशियल कंडीशंस, तो इस वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी फीजिबल रीज़न ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट पे आते हैं, मैजिक है, इसको मैंने नहीं किया था ना। तो मैजिक को देखो अगर, तो मैजिक होता है 13, ए होता है 1, जी होता है तुम्हारा 7, आई होता है 9 और सी होता है 3। अब इनके हिसाब से ये तो 13 है और ये आई थिंक 7 है और ये 3 है। 1 को इन्होंने लिखा है 1 को 52 है और 9 को रखा है 36। तो कॉन्सोनेंट्स जो थे, ये MAGIC कॉन्सोनेंट्स जो थे वो तो तुम्हारे सेम थे। अब वॉवल को उन्होंने ऐसे किया, तो अगर 1 का ऑपोजिट 26 होता है और 9 का ऑपोजिट 18 होता है, 26 इंटू 2 है और 18 इंटू 2 है। अब लॉजिक समझ गए? तो आर का बताना है, HOUR। तो पहले तो H तो तुम्हारा H का 8 होता है, O का 15 होता है, 21 होता है और इसका क्या होता है 18 होता है। तो पहले तो इसमें देखो तो 8 तो 80 रहेगा, 15 का ऑपोजिट 12 होता है और 21 का ऑपोजिट 6 होता है। तो 12 2 24, 6 2 12 और 18 ऐसे ही रहेगा। तो 8 2 4 1 2 ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको करना है हमको। तो पहला अगर देखो तो 27/3 होता है 9 माइनस 54 प्लस 126, जो कि 126 प्लस 9 होता है 135, पहला गलत। दूसरा देखें तो 54/27 माइनस का 9 प्लस का 14 3 जा 42 होता है, 27 2 जा 44 माइनस का 9 35 होता है, तो दूसरा वाला सही हो गया। तो ये तो 24 देखते हैं। ऑल एल्क्स आर डियर, सभी जो एल्क हैं वो डियर हैं। सम आइबेक्स आर गोट्स, कुछ आइबेक्स गोट्स हैं। ऑल डियर आर आइबेक्स, सभी डियर्स जो हैं वो आइबेक्स हैं। और सम आइबेक्स आर गोट्स, तो ऑल गोट्स आर एल्क, क्या सभी गोट्स एल्क हैं? पहला गलत। ऑल एल्क्स आर आइबेक्स, हाँ दूसरा ही सही है सिर्फ। ठीक है, 25 अगर देखो तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना है। तो अब मैंने इसको क्वेश्चन को स्किप ही किया था, बाद में टाइम भी नहीं मिला था। तो इधर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर है 8 नीचे, यानी 16 तो यही हो गया। 17 18 हो गया, 19 20 हो गया, उधर 20 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16। और वो तुम्हारा प्लस का इसमें और 2 और होंगे, तो यानी 22 प्लस 16 यानी टोटल 38 है। 38 लगाते हैं, हाँ। तो इट्स 38 ट्राइंगल्स। तो ये रीजनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में पहली स्कीम के बारे में दिया है उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम के बारे में देखें तो उड़ान ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि ये स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। उड़ान के बारे में, उड़े देश का आम नागरिक, आई थिंक यही फुल फॉर्म भी है इसका, हाँ यही है। और सेकंड वाला क्या है फिर, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर द, सेकंड तो गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में है, तो सिर्फ थर्ड सही है इनका। मैंने लगाया था पहला और तीसरा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 2015 में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही 2017 में हुई है। इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ मेच्योर स्टेज ऑफ लैंड फॉर्म्स।
तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो अगर ये है, हाँ, वैलीज आर वी शेप्ड एंड डीप, ये मैच्योर स्टेज होता है ऑफ अ लैंडफॉर्म। इसमें क्या ही एनालिसिस करें अब। थर्ड वाला देखें तो दिव्य कीर्ति सिंह को ऑनर किया गया था प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड। हाँ, ये तुम्हारी घुड़सवारी करती थी। क्वेश्चन का स्टोप का मतलब होता है घुड़सवार जो थी, फर्स्ट वुमेन इंडियन टू ऑनर्ड फॉर दिस स्पोर्ट्स, तो दोनों ही सही हैं इसमें। फोर्थ नंबर देखते हैं, पार्डनिंग पावर किसके पास होती है? आर्टिकल 72, दैट इज प्रेसिडेंट के पास ही सिर्फ पार्डनिंग पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अप्रैल सेंग खिलांग फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो ये मुझे नहीं पता, तो इसका आंसर मेघालय है। बस इतना ही याद रखो भाई, मेघालय में मनाया जाता है, याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तीर ताली डांस राजस्थान का, ये मुझे आइडिया था, तो इस वजह से ए तो, और बाकी ऑप्शन से भी देखो तो ए तो सही होगा, है ही। फिर इट ओरिजिनेट्स फॉर द कमर ट्राइब, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स कम, मतलब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ए बी सी तीनों लगा दिए थे इनके, कि कमर ट्राइब करती है। हालांकि ये बोल गलत भी कर सकते थे, हो सकता है ये कमर कमर टाइप की जगह कोई और ट्राइब बोल देते, बट अब वो किस्मत कह लो अच्छी थी कि इसमें कमर ट्राइब और ये सही हो गया। हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो इट्स अ न्यू फैक्ट कि तीर ताली डांस जो है वो राजस्थान की है, और ये कमर ट्राइब परफॉर्म करती है, और 13 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखो ऑपोजिट लिखा है, एटॉमिक नंबर को जेड से करते हैं, मास नंबर को ए से करते हैं। गवर्नर में रिटर्न द ऑर्डिनरी बिल, गवर्नमेंट को ऑर्डिनरी बिल रिटर्न करना है, बट अगर वो वापस से फिर से पास हो गया है तो दोबारा उसको करना ही करना पड़ेगा अपना असेंट, वो दोबारा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट हैज़ लिबर्टी टू कीप द बिल्स पेंडिंग। हाँ देखो, अब दूसरा इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, पहला सही है तो दूसरा ऑपोजिट ही है उसका, तो पहला ही सही है सिर्फ। जापानीज़ आर्किटेक्चर, अब देखो ये मुझे आता नहीं था, बट मैंने इसको सिर्फ गेस लगाया कि हाँ ये बहुत अच्छा नाम भी लग रहा है, तो उसको पक्का मिला भी होगा, तो इस वजह से इसका आंसर यही लगाया था। और हाँ, ये पता था कि प्रिट्जर प्राइज़ को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सर्कल ऑफ रीजन किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? प्रीति सिंह ने लिखी है, अमिताभ घोष ने लिखी है। जो सर्कल ऑफ रीजन है वो अमिताभ घोष ने लिखी है। ओके, अब ये याद रहे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है, महलवारी सिस्टम के बारे में बताना है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। हाँ, ये तो सही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग एंटायर। मैंने सोचा कि एंटायर इसमें एक्सट्रीम कीवर्ड है तो उसको हटा दिया था, बट इनका दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गॉडेस भगवती किससे रिलेटेड है? गॉडेस भगवती किससे रिलेटेड है? तो पता नहीं किससे रिलेटेड है, मैं अगर कोई भी ऑप्शन लगाऊं तो ये तो नहीं है, तो इस मच्चातु ममनगम, अब इसमें क्या ही मैं एनालिसिस करूं इसकी। ये जैसे ये तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई थिंक 16 महाजनपद की राजधानी आप सबको याद कर लेनी चाहिए कि, तो दिस इज़ द, ये तो मतलब पता ही होता है, बट अगर नहीं पता होता है तो हम ऑप्शन एक दो की तो पता ही होनी चाहिए। जैसे हमको सुरसेना की मथुरा होती है और कौशाला की श्रावस्ती, ये दो पता है तो हमारा आसानी से कर सकते थे इसको। सो नेक्स्ट है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताना है, कौन सा पार्ट है? तो राइट टू इक्वालिटी है, तो प्रोहिबिशन, ये तो था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, और राइट टू एजुकेशन। अच्छा, हाँ ठीक, समझ गया। क्योंकि ये तुम्हारा सी और डी तुम्हारा दोनों राइट टू फ्रीडम में आ रहा है, राइट टू इक्वालिटी पहला और दूसरा ही है। नेक्स्ट करें, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथु। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, किबिथु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। सदर्न पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ये सही है, बी और सी सही है सर। ईरानी ट्रॉफी जो है वो मुझे पता था क्रिकेट से रिलेटेड, और कलिंगा जो है, कलिंगा तुम्हारा फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसी से मैंने ऑप्शन लगा लिए थे। बाकी इंदिरा गोल्ड कप के बारे में मुझे नहीं पता था, वो हॉकी से रिलेटेड, और हाँ थॉमस कप भी पता था कि वो बैडमिंटन से है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। उगाड़ी तुम्हारा तो ए का 5 है, तो ए का 5 दो ऑप्शन में है। उगाड़ी तुम्हारा आंध्र प्रदेश का है, विशु केरला का है, और फिर साइड बाकी डी का मुझे आइडिया नहीं था, तो ऑप्शन से पता चल गया कि वो मणिपुर का है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम के बारे में बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी हमको। तो जो सक्षम आंगनवाड़ी के इनकरेक्ट स्कीम बतानी थी, इनकरेक्ट है, सॉरी। पहला देखते हैं,
इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी, मतलब इस स्कीम को नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था 2003 में। तो 2003 में नहीं किया गया था, इनके हिसाब से 2013 में किया गया था। ठीक है। इट इज़ एन ऑन गोइंग, ये तुम्हारी ऑन गोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हाँ, पोर्शन तो यही है, तो दूसरा सही है, दूसरा सही है, तो यानी थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, सी और डी गलत हो गया, तो यानी ए ही होगा सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इसको पॉपुलेशन से करना है तो यूपी, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर तुम्हारा वेस्ट बंगाल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कंसिस्ट करता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। महावत क्या है, ये विंटर रेनफॉल और नॉर्दर्न प्लेन्स पे राजस्थान में आती है। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मेरठ में हुआ था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लीड किया था। हाँ, ये भी सही था, ब्रिज जो कादिर थे वो उनका बेटा था। ये तो नॉलेज थी, तो ये मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में, तो आई वॉज नोइंग दिस। एनटीपीसी के बारे में नहीं आइडिया है। तो इनके हिसाब से एनटीपीसी 1975 में बना था। और सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो गलत है ना, मुंबई में नहीं है, उसका हेडक्वार्टर है, इसमें लिखा क्यों नहीं है, पब्लिक न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है। और मेजर हेडक्वार्टर्स आप दिल्ली मुंबई में ही देखेंगे। ओएनजीसी जो है वो पेट्रोलियम के अंडर आती है, तो पहला और तीसरा ही सही है। उसके बाद इनकरेक्ट अबाउट टिश्यू प्लांट्स व्हेन पेरेन्काइमा, तो अगर मैं इसको पढ़ूँ कि जब व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कब से तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, नहीं, पहला गलत है, पहला गलत होते ही कुछ नहीं। और इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट, सच पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। नहीं, पहला तो आई थिंक सही है, दूसरा भी सही लग रहा है। पेरेन्काइमा विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। तो उसको आई थिंक कॉलन का हार्ड एंड स्टिफ जो होता है उसको स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। जो आप कोकोनट के हस्क में आप देखोगे, तो आई थिंक सिर्फ आखिरी वाला ही गलत है। नेक्स्ट अगर देखें, ये मैं छोड़ूंगी क्योंकि इकोनॉमी मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। कॉन्स में आते हैं, लेट्स सॉल्व द कॉन्स पार्ट। तो पहला क्वेश्चन डुएबल है, तो 420 अपॉन 14 इंटू 5 माइनस 21 इंटू 42 अपॉन 14 प्लस का 224 अपॉन 56 इंटू 2, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा 150 माइनस का 21 सॉरी 14 थ्री जा, यानी ये 63 प्लस का 28 इंटू 8, तो 158 माइनस का 63 करोगे तो 95 आएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर a profit earned by the vase sold is rupees 170 at 175 is 3/4 times the loss incurred, यानी 175 minus CP is equal to 3/4 times, so CP minus loss है 126। सॉल्व करो, अगर 7 4 ज़ा 20, 700 माइनस 4 CP is equal to 3 CP, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 617 और 3, तो ये चला जाएगा 1078 इज इक्वल टू 7 CP। तो 7 3 जा सॉरी 7 1 जा 7, 37, 7 5 जा 4 जा, तो CP की वैल्यू आ जाएगी 154। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। सेलिंग अगर मतलब 1 प्लस 14 7 जा 98 प्लस 2 100 अपॉन 700 इंटू 154, तो ये तो कैंसिल, यानी 154 इंटू 8 अपॉन 7, तो ये तुम्हारा 22 यानी 176 इसका आंसर हो जाएगा। सेव नेक्स्ट करें, अगर अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमको, तो अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले मीन निकालते हैं, यानी 21 प्लस 67 प्लस 13 प्लस 34 प्लस 45, 7 1 8 3 11 4 15 5 20 कैरी 2 2 2 4 6 4 10 1 11 3 14 4 18, और कितने नंबर से 1 2 3 4 5 अपॉन 5 दैट इज़ 36। इसका क्या आ जाएगा, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। तो
स्टैंडर्ड डिवीजन तो x माइनस एक्स बार अगर निकालो दैट इज़ 21 है और 67 है, 13 है, 34 है, 45 है। तो 21 माइनस करो अगर, तो इसका इसका तुम्हारा x, तो इसको माइनस करेंगे, ऐसे लिख लो। तो 36 माइनस 21 और 60, ये हो जाएगा 36 माइनस 67, सब कुछ मॉड में है। 36 माइनस 13, 36 माइनस 34 और 36 माइनस 45। तो ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 67 में 36 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। इसमें 13 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। इसमें अगर माइनस करेंगे 2 आएगा। इसमें माइनस करेंगे 36 तो 9 आएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, 441, 529, 4 और 81। तो इसका टोटल सम कितना आया, 5 1 9 1 10 5 15, 4 19 1 20, कैरी 2 2 2 4 4 8 2 10 8 18, 1 कैरी 2 1 3 4 7 5 12, 1 2 8 0 और 1 2 8 0 अपॉन, if I am not giving a calculating mistake, सॉरी गाइस, ये 67 है तो ये 31 होगा, और 31 का स्क्वायर हमको पता है 961 होता है, तो ये चेंज हो जाएगा। बाकी 36 माइनस 13 तुम्हारा 23 होता है, और 36 माइनस 34 2 होता है, और 36 माइनस 45 9 होता है। तो 9 1 10 1 11 4 9 1 10 1 11, 11 प्लस 4 होता है, ये 1 कैरी होगा। तो 9 1 10 5 15 4 19 1 20, कैरी 2 2 2 4 6 4 10 2 12 8 20, कैरी 2 9 9 2 11 2 9 4 13 5 18 1800। तो इसका हो जाएगा 1800 अपॉन एन कितना होता है 5। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 360। तो आंसर इज़ अंडर रूट ऑफ 360, ये होता है फॉर्मूला। तो अंडर रूट ऑफ 360 कहाँ जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो लगभग 19 आएगा। नेक्स्ट करते हैं इसको। अब ये ग्राफ है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन कंपनी ए एंड मे एंड द डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप्स इन बी। अच्छा पहले ए का निकाले, अप्रैल और मई में डिफरेंस कितना होगा। अप्रैल में ए का कितना है, ए का अप्रैल में तुम्हारा है 24, और मई में कितना है, मई में कितना है ए का, इट्स 16 17 18। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6। और डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप्स बी इन मई, बी का मई, ये ए का हो गया। बी की बात करें तो बी का मई में कितना है, बी का मई में 35 है, और जुलाई में कितना है माइनस का 25, तो ये 10। तो इन दोनों को प्लस करो तो 16 आएगा। हमको क्या निकालना है, ये कितना मोर और लेस है लैपटॉप इन ऑल टुगेदर इन जून। जून में कितने हैं, जून में तुम्हारा 19 प्लस 21 प्लस 20, तो 9 1 10 6। तो हमको निकालना है ये कितना डिफरेंस है, 44 अपॉन 60 इंटू 100। तो 6 डिवाइडेड बाय 440, तो 6 7 ज़ा 42, 26 3 ज़ा, लगभग 73 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट करें, अगर 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ बोथ द नंबर्स। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तुम्हारा 6 का स्क्वायर हो गया, दैट इज़ 36। अब हमको ये निकालना है कि जो दोनों तुम्हारे बोथ द नंबर्स इज अ, both the numbers came on the dice is a prime, sum of both the numbers came on the dice is a prime number। ठीक है, तो अब देखो 1, या तो 1 1 हो, फिर 1 2 हो, इसमें पॉसिबिलिटीज़ निकालनी, 1 4 हो, क्योंकि 1 + 4 5, 1 + 6 7 होता है, ये तो 1 का हो गया। 2 की बात करें तो 2 1 हो, 2 + 3 5 होता है, 2 + 5 7 होता है। ठीक है, 3 की बात करूँ तो 3 + 2 5 होता है, 3 + 4 7 होता है। और अगर 4 की बात करूँ तो 4 + 1 5 होता है, 4 + 2 3 7 होता है। और अगर 5 की करें तो 5 + 2 7 होता है, 5 + 6 11 होता है। और अगर 6 की बात करें
तो 6+1 और 6+5, तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल तुम्हारा 15/36 है। दैट इज़, इसको काटेंगे तो 3 5 और 12 5, और मैंने एक कम निकाला होगा, तभी मैंने 14/36 था मेरा। तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट करते हैं। ए बी सी कोई नंबर है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये तुम्हारा 62 × 4 है। तो 4 2 8, 6 4 24, 248 हो गया। एवरेज ऑफ ए प्लस बी इज 11, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 इज 11 प्लस सी, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 22 + 2c, 22 + 2c, ये हो गया, यहाँ से ये निकला। तो a प्लस ये हो जाएगा फिर a प्लस बी माइनस का 2c इज इक्वल टू 22। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन निकली। और क्या क्या गिवन है? d इज़ 34 लेस देन ट्वाइस। एक ये गिवन है कि d इज़ 34, तो 2a माइनस का 34, एक ये इक्वेशन हो गई। ठीक, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में d को रख दूं, तो यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस का 2a माइनस का 34 इज इक्वल टू 248। इट वॉज अ कंप्लीट इक्वेशन। प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 34 प्लस करो तो 282 आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ गिवन है कि b प्लस डी इज़ अपॉन 2 इज़ 72.5, तो b प्लस डी तुम्हारा 145 हो जाएगा। तो यहाँ पे b प्लस 2a माइनस 34 इज इक्वल टू 145, तो b प्लस 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 179। तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 179 माइनस 2a, और इधर मैं लगा दूँ, तो यानी 3a प्लस का इसमें पुट करूँ तो 179 माइनस का 2a प्लस का c इज इक्वल टू 282। तो यहाँ से a प्लस सी कितना आ जाएगा? 179 माइनस करो तो 30103, एक ही आया। ये देखो 103 आया। और इधर में अगर ये वाली b इसमें पुट करें, अगर यही b की वैल्यू इसमें पुट करें, तो ये आ जाएगा a प्लस 179 माइनस का 2a माइनस का 2c इज इक्वल टू 22। तो माइनस का a माइनस का 2c इज इक्वल टू 179 में 22 घटाओगे तो माइनस का 7 माइनस का 157, यानी a प्लस 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 157। अब एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करो, यानी a प्लस सी हमारा 103 है और a प्लस 2c कितना था? 157। इनको सॉल्व करते हो तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 103 घटाओगे तो 54 आ जाएगी। c 54 है तो a कितना आ जाएगा? 103 माइनस 54, तो 49 आ जाएगा। फिर ये आ गया, फिर ये पता चल गया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d इज़ इक्वल टू 2a, यानी 98 माइनस का 34 विच इज़ इक्वल टू 64। और b कहाँ से आएगा? अब कोई भी इक्वेशन b इज़ इक्वल टू, ये था b इज़ इक्वल टू 179 माइनस 2a, 179 माइनस का 98, तो इज़ इक्वल टू 81। तो a आ गया, b c d आ गया। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द थ्री ऑफ द हाईएस्ट नंबर? तो हाईएस्ट नंबर 81 है, 64 है और 54, तो 44819, और 8 6 14 प्लस 5 199, 199 अपॉन 3 करना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 199 करो तो 3 6 18, 19 3 6 18 1, तो 66 होल 1/3, ये आंसर है। नेक्स्ट, तो कह रहा है
कि पाइप जे एंड के, मतलब जे प्लस के टुगेदर ले रहा है 3 hours 30 minutes का मतलब क्या होता है 180 + 30 यानी 210 minutes। ठीक है, फिर एल ले रहा है तुम्हारा 1 और मतलब 90 + 45 135। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 210 और 135 का, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो इनका एलसीएम पहले तो ये तुम्हारा 5 से जाएगा, 5 4 जा 5 2 जा 7 जा, फिर ये तुम्हारा 7 से जाएगा, 7 6 जा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 3 9 जा, फिर 2 और 9, तो एलसीएम आ जाएगा 7 5 जा 35, 2 जा 73 जा 210 तो 90 2 1 0 9 1 जा 0 9 1 जा 9 2 जा 18 1890, तो ये तुम्हारा 9 हो जाएगा एफिशिएंसी इसकी जे प्लस के की, और 5 5 3 जा 15, ये तुम्हारी 14 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। इफ़ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 1 hour 10 minutes, यानी ऑल थ्री पाइप्स यानी 49 + 14 23 इंटू 1 hour 10 minutes का मतलब क्या होता है 60 + 10 70, तो कितना हो गया 0 7 3 जा 21 कैरी 2 14 2 16 10। ठीक है, कितना बचा 1890, टोटल काम था 1610 हो गया है, तो 08 280, तो 280 अपॉन 1890 कैंसिल, तो 7 4 जा जाएगा और 7 2 जा और 7 7 जा, होपफुली मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। अच्छा एक सेकेंड, एक कुछ मिनट, इट्स लाइक 3 hours 30 minutes है ना, तो ये तो तुम्हारा 210 है, बट 1 hour यानी अरे यार ये 105 होगा, तो हमको एलसीएम गलत कर रही हूँ मैं। जब सॉल्व कर रहे थे तब सही था, यही प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। रियल जब करा था तब सही था, कभी एनालिसिस में आ जाता है तो कभी वो, तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 से जाएगा 70 35, फिर ये 7 से जाएगा 10 5 और 10, तो ये तुम्हारा 210 ही आएगा। तो इसका तुम्हारा हो जाएगा 2 और इसका 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर सभी को भरते हैं, अगर सभी को खोल देते हैं और 1 घंटा 10 मिनट के लिए, यानी टोटल एफिशिएंसी 3 है, 1 + 2 3 इंटू 70 minutes, तो कितना हुआ 210। इसका एलसीएम 210 ही आएगा। तो ये कह रहा है कि कैन टुगेदर कैन एम्प्टी है, मतलब ये तुम्हारा जे और के तुम्हारा एम्प्टिंग टैंक है, ये जो है ये तुम्हारा एम्प्टी कर रहा है, तो और ये तुम्हारा फिल कर रहा है। वाइल पाइप एल टुगेदर कैन फिल द टैंक इन जे प्लस के, टुगेदर मिलके एम्प्टी कर रहे हैं, यानी तुम्हारा 70 मिनट में एक तरीके से 210/70 हो जाएगा, 70/210, क्योंकि 2 - 1 1 ही होता है, और 70/210 दैट इज़ बचेगा क्या तुम्हारा 1/3, और कितना बच रहा है 1 - 1/3 दैट इज़ 2/3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको। इसको करते हैं। अर्जुन परचेज्ड एन नंबर ऑफ नोटबुक्स ऑफ वन टाइप एंड एट द रेट ऑफ 15 पर ₹5, यानी वो 5 रुपए की 14 खरीदता है, तो मतलब 14 जो नोटबुक्स हैं वो 5 रुपए की खरीदेगा, तो एन नोटबुक्स कितने की खरीदेगा, एन 5n/14 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंड सम नोटबुक्स, मतलब ये कोई ए टाइप मान लो और कुछ बी टाइप है, और दूसरी नोटबुक्स को वो 10 रुपए में, मतलब 20 नोटबुक्स वो 10 रुपए में खरीदता है, तो कह रहा है कि एन नोटबुक्स कितने में खरीदेगा, तो यानी 10n/2 दैट अपॉन 20, यानी n/2 हो गया, तो टोटल सीपी कितना हो गया 5n/14 प्लस n/2,
तो इसका एलसीएम तो 14 आता है, 5n प्लस 7n, दैट इज़ 12n अपॉन 14 विच इज़ 6n अपॉन 7। ठीक है, फिर कह रहा है कि ही मिक्स बोथ द टाइप्स, यानी अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 2n है, और उनको वो 15, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2n इंटू 15 अपॉन 30, दैट इज़ 15 पर रुपीज़ 30, एक सेकेंड, 15 पर रुपीज़ 30, सेलिंग प्राइस की बात करोगे तो 30 को 15 में बेचता है, तो 2n नोटबुक्स को कितने में बोलेगा, 15 अपॉन 30 इंटू 2n, तो ये तुम्हारा यहाँ से n आ जाएगा। 15 की 30 है ना, क्या कर रही हूँ मैं, मतलब 15 नोटबुक्स 30 रुपए की हैं, तो 2n नोटबुक्स कितने की होंगी, 30 अपॉन 15 इंटू 2n हो जाएंगी, यानी 4n हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 4n हो गई। हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट, यानी 4n माइनस 6n बाई 7, इसकी वैल्यू गिवन है 110, तो 7 4 28, 28 माइनस 6 होता है तुम्हारा 22, 22n अपॉन 7 की वैल्यू 110 है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, n इज़ इक्वल टू 35, 35 आंसर है। नेक्स्ट करें अगर, सेव एंड नेक्स्ट। आउट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट ए इन 2020 में स्टेट ए में जितने क्वालिफाई करे हैं, अगर अपीयर मान लेते हैं एक्स करे हैं 2020 में बात करें, तो अगर अपीयर्ड एक्स हैं तो क्वालिफाइड तुम्हारे मान लेते हैं 100x है, एक्स क्यों मानो 100x है, तो क्वालिफाइड 80x हो गए। द रेशियो ऑफ मेल इज़ टू फीमेल इज़ 3:2, मेल इज़ टू फीमेल में 3:2 है, यानी 5 की वैल्यू अगर 80x है तो 1 की वैल्यू 16x हो जाएगी, यानी 16 3 मेल और फीमेल, यानी 48x है और 32x है क्वालिफाइड। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 3:2। द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट ए इनटू फीमेल स्टेट ए, यानी 32x की वैल्यू कितनी गिवन है, 400 गिवन है, तो x की वैल्यू 400 अपॉन 32 हो जाएगी, तो विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 400 को अपॉन 32, तो ये लगभग 12.5 जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 400, तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितने हो जाएंगे, मतलब मेल्स 48 इंटू 12.5, 25 2 और ये तुम्हारा 24, तो ये तुम्हारा 25 4 100 और ये 48, 25 2 ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 80x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250 हो गया। कह रहा है कि मतलब x की वैल्यू 1250 हो गई। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अपीयर्ड निकालना है, तो दैट इज़ 1250। इट वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। ये देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ सिड एंड इज डॉटर, सिड और की डॉटर 9/4 है। x साल पहले द सम ऑफ द एजेस वॉज, मतलब प्लस d माइनस एक्स इज़ 44, तो s प्लस d इज इक्वल टू 44 प्लस 2x। अगर मैं s और d को 9 और 13 ही मान लूँ, रिस्पेक्टिव एंड बाय द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एजेस वॉज, मतलब ये कह रहा है कि s माइनस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, ये तुम्हारा 9/4 था। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको a ले लूँ, तो ये तुम्हारा 9a और ये 4a हो जाएगा, यानी 36a माइनस का 4x इज इक्वल टू 9 4 सॉरी ये 8/3 है, नॉट 9/4, 8/3, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 27x माइनस का 3x इज इक्वल टू 32, ये 27a है, 32a माइनस का 8x, तो 5x इज इक्वल टू 5a, यानी x की वैल्यू a के बराबर है,
तो ये अगर किसी में भी पुट कर लो अब, तो ये अगर 2a हो गया तो ये 88 हो जाएगा। सॉरी, ये मतलब ये है 44 प्लस 2x प्लस 2x, यानी ये s प्लस टी यानी 13x ले लो, इज इक्वल टू 44 प्लस 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इजी वन। नेक्स्ट करें अगर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल रीजन बाय ग्राफ। अच्छा, एक इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, और दूसरी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 38। पहले तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो अगर इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, या फिर एक काम करते हैं, इसको 3 से किया, इसको 2 से किया, तो 6x माइनस का 15y इज इक्वल टू 30, 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 76। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 23y इज इक्वल टू 46 माइनस का, तो y इज इक्वल टू 2, और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 से 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 10, 2 एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया इससे जो निकला है। ठीक है, एक तो इससे। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा कह रहा है कि इक्वेशन और वाई एक्सिस में x 0 होता है, यानी अगर एक हमारा पॉइंट निकल गया 10, 2, वाई एक्सिस में मतलब 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, और वाई एक्सिस में क्या होता है, x 0 होता है। तो यहाँ से तुम्हारा निकल आएगा, इन दोनों को निकाल के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो 0, माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से अगर x 0 है तो ये तुम्हारा यह आ जाएगा 0, 19/2, ये तुम्हारा 19/2, यानी 19/2 रख लो इसको ऐसे ही। तो अब हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट्स है, एक ये, तो अब हम इसमें ट्राइंगल पोर्शन, तो 1/2 10 ब्रैकेट का 19/2 प्लस का 2 प्लस 0, और यही आंसर आएगा, बाकी सब तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो आंसर इज़ दिस। तो 19 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 19/2 वैसे कितना होता है, दैट इज़ इक्वल टू 19/2 करेंगे तो तुम्हारा होता है 9.5 प्लस 2, तो दैट इज़ 11.5, और इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 57.5 आंसर आएगा। ए पार्ट। नेक्स्ट अगर करते हैं, इसको अगर करें तो ये बोल रहा है हरिराम एक फार्मर है जिसने कुछ मनी जमींदार नेम गोपाल दास से बोरो किया 3.5 ईयर्स के लिए। तो अगर हरिराम को अगर मान लेते पी किया उसने 3.5 ईयर्स के लिए एट सर्टेन रेट, मान लेते वो आर है कुछ, ठीक है, और गोपाल दास ने रेट अब बढ़ा दिया, तो पी इंटू 3.5 ईयर्स तो सेम रहेगा, अब रेट जो है वो 5% हायर है, तो इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 3500 इंक्रीज़ हो गया है। तो यानी इनके बीच का डिफरेंस 3500 है, तो P इंटू 3.5 इंटू 5/100 की वैल्यू कितनी है, 3500 है। तो 3500, तो ये तुम्हारा 100 हो जाएगा और ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट करते हैं, द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट इज़ 40 इनिंग्स, यानी मैं बेसिक से ही करती हूँ, होपफुली मुझे पता है कि इसमें 2000 रन्स शॉर्टकट भी है, बट मैं इसको हमेशा बेसिक से ही करती हूँ। हिज हाइस्ट स्कोर एक्सीड द लोएस्ट स्कोर, मतलब H माइनस L की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 172 है। अगर इन दोनों इनिंग्स को हटा देते हैं, यानी 38 इनिंग्स की तुम्हारा 48 रन्स है, यानी 8 is 64 कैरी 6 24 6 30 और 38 इंटू 4 करेंगे तो ये तुम्हारा 251, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4281। इसको लिख लो ऐसे 1824। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो विच इज़ इक्वल टू H प्लस L। तो इसमें अगर देखें तो 2000 में घटाएंगे तो दैट इज़ 176,
तो हमको हाईएस्ट रन निकालना है, तो सॉल्व कर लो। तो 2h इज इक्वल टू 8, 4 और 3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करो तो 174 इसका आंसर है। नेक्स्ट करें। द मैन परचेजेस 2 बुक्स एट सेम कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस तुम्हारा सेम है, दैट इज़ x और x, ठीक है। फर्स्ट वन एज अ प्रॉफिट, तो ये CP है, ऐसे मान लो CP है, तो SP कितना है 1.2x, और दूसरे को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में करता है, यानी 10 + 10 - 10 × 10/100, यानी 19% के डिस्काउंट में करेगा वो। तो इसका क्या हो जाएगा, 100 - 19 करो तो 0.81x हो गया, ठीक है। ओवर ऑन द कॉस्ट, इफ़ द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द मैन, अगर तो टोटल CP कितना हुआ 2x हुआ, और ये तुम्हारा 2.01x हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो 0.01x की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 रुपये गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। देन व्हाट प्रॉफिट % ही शुड सेल द सेकेंड बुक सो दैट हिज टोटल प्रॉफिट इज ₹125। अब टोटल प्रॉफिट उसका 125 है, तो अगर वो 500 में बेच रहा है और टोटल प्रॉफिट उसका 125 है, यानी ऐसे देखो CP SP ये 500 है, अभी उसका 20%, तो ये 600 है, ये भी 500 है, और ये हमको पता नहीं है, बट हमको ये पता है कि 1000 का टोटल प्रॉफिट तो 125 है, ये मतलब 1125 वाला हो तभी तो 125 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 में 125 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 525। ये निकालना है कितना हुआ, 25/500 × 100, कितना प्रॉफिट होगा सेकंड को, तो 5% आंसर है, हो गया। नेक्स्ट करें, अगर इसको देखें तो ये तुम्हारा तो ये हो जाएगा 10m का क्यूब प्लस का 30n का क्यूब इज इक्वल टू 34m का क्यूब माइनस का 21n का क्यूब। तो ये तुम्हारा 51n का क्यूब इज इक्वल टू 24m का क्यूब, तो 17 सॉरी ये तुम्हारा 51 है, तो 51 + 30 हो जाता है 81m का क्यूब इज़ तुम्हारा विच इज़ इक्वल टू 24m का क्यूब। तो और काटो अगर इसको, तो m³/n³ कितना आ जाएगा तुम्हारा, 81/24, तो ये कट जाएगा 27 और 8, यानी m/n की वैल्यू आ जाएगी 3/2। हमको निकालना है 6m², तो यहाँ से m हो जाएगा 6 × 9 माइनस का 5 × 4, 7 × 9 माइनस का 6 × 4, तो 54 माइनस का 20 विच इज़ इक्वल और अपॉन, तो ये 34 हो जाएगा, और 9 7 जा 63 माइनस का 24 दैट इज़ 39, तो आंसर इज़ 34/39। नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम है जिसकी हाइट तुम्हें गिवन है इन द रेशियो हाइट ऑफ 2, ये कोई पैरेललोग्राम है, और इसकी जो हाइट है ये मान लेते 3x है और ये 5x है। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम हैव द एंड सम ऑफ द एरियाज इज इतना, तो एरिया का सम इतना है, नहीं, एंड द सम ऑफ द एरियाज इज इतना, तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। इफ़ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग ग्रेटर हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर, ग्रेटर हाइट इसकी है तो इसका जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड बेस ऑफ द अनदर इज़ 130, तो इसका कितना होगा, तो 20 × 130/100, 30% मोर है तो 26 हो जाएगा, ठीक। तो बेस एरिया इंटू हाइट कितना होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो 26 × 3 दैट इज़ 78x, और 20 × 5 दैट इज़ 100x। कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द एरियाज, सम मतलब, तो सम ऑफ देयर एरियाज का मतलब इनका सम कितना होगा, 178x की वैल्यू गिवन है 1068, तो यहाँ से अगर x सॉल्व करो तो x तुम्हारा आ जाएगा 6। हमको बताना क्या, डिफरेंस बताना है, यानी 100 - 78 करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, तो ये तुम्हारा डिफरेंस है 100 - 78, 10 - 8 2 9 22, तो 22 × 6 यानी 132 इज़ द आंसर। बहुत ईजी था, इसको कर सकते थे बट एज सेड नहीं कर पाए। tan a - sec a
तो ए की वैल्यू, तो tan ए को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, माइनस का 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू 2s अपॉन सी इंटू एस और 1 माइनस 1/s²। तो पहले तो ये इसको अगर सॉल्व करो तो इसमें एस सी आ जाएगा, कटेगा तो s² माइनस का 1 और ये आ जाएगा 2s² अपॉन सी, s² माइनस का 1/s²। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और एक s यहाँ से कटा, c यहाँ से कटा, s यहाँ से कटा, तो आंसर इज़ 2s इज इक्वल टू, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 1 इज इक्वल टू 2s। तो s की वैल्यू 1/2 है तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी, यही निकालना है। नेक्स्ट अगर करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ फ्लैग एंड अ बिल्ड, एक कोई फ्लैग है, टॉप ऑफ द फ्लैग, ठीक है, एंड द रूफ, टॉप ऑफ द फ्लैग एंड द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 75 डिग्री। मतलब अगर मान लो ये है और ये गिवन है तुम्हारा 75 डिग्री, फिर कह रहा है एंड 30 डिग्री, ये 75 है और मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है और ये कोई फ्लैग है, मतलब ऐसे मान लो, और इसका गिवन है तुम्हारा ये 30 डिग्री है, ये गिवन है। तो ये इसकी हाइट तुम्हारी अगर h है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 मीटर्स ज़्यादा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 3 मीटर मोर देन द हाइट ऑफ द फ्लैग, तो ये h+3 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूँ तो अगर ये तुम्हारा x है तो पहले तो अगर tan 30 इज़ इक्वल टू h+3/x, तो ये 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 इज़ इक्वल टू h/3/x। तो x की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगा h+3/√3, ठीक है। और अगर मैं बड़े ले ट्राइंगल की बात करूँ तो tan 75 इज़ इक्वल टू 2h+3/h+3/√3 ऊपर चला जाएगा। तो अब tan 75 निकालना है हमको, तो tan 75 को निकालने के लिए लिख सकते हैं 45 + 30 विच इज़ इक्वल टू tan 40 मतलब 1 + 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 - 1। तो इसको क्या मैं रैशनलाइज करूँ अगर, तो ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2h+3 √3। अरे यार कितना ही ज़्यादा h+3 है ये। अब बिग ब्लंडर, ये तुम्हारा √3h होना चाहिए, क्या ही कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा यही रहेगा, तो ये h√3 + 3√3 हो जाएगा। तो एक काम करती हूँ, उसको रैशनलाइज नहीं करती हूँ, √3 + 1/√3 - 1 सॉल्व करें इसको, इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो h√3 + 3√3 इंटू √3 + 1 इज़ इक्वल टू 2h+3 और √3 - 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3h + h√3 प्लस 3 3 ज़ा 9 + 3√3 इज़ इक्वल टू 2h√3 प्लस माइनस का 2h प्लस का 3√3 और माइनस का 3। होपफुली मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। तो ये हो जाएगा 5h माइनस का h√3 और 9 + 3 ये प्लस का 12 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। h की वैल्यू ही निकालनी है हमको, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो h+3 यानी h+3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पहले h इज़ इक्वल टू 12/√3 माइनस का 5 आ जाएगा। तो h+3 निकालो अगर, तो 12 + 3√3 माइनस का 5 अपॉन √3 माइनस का 5, तो 3√3 - 15, 3√3
माइनस का 15, तो 3√3 माइनस का 3 हो जाएगा। अरे यार, ये क्वेश्चन फीजिबल ही नहीं है कि मैं इसको एग्ज़ाम में कर पाऊँ। अगेन द स्क्रीन इज़ स्टक। इससे ये पता चलता है कि फिर से मेरा नेटवर्क में इशू आया है। तो रैशनलाइज़ करते हैं बिकॉज ऑप्शन बन नहीं रहा है। तो इसमें अगर मैं √3 + 5 का मल्टीप्लाई करूँ और ये √3 + 5 है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 - 5, 9 - 3 - 5 25, तो ये माइनस का 22 आ जाएगा। और तो नीचे आ जाएगा माइनस का 22 और ऊपर क्या आ जाएगा 3 3 9, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा प्रॉपर 6 + 18√3 विच इज़ माइनस का है ये, सॉरी माइनस का, तो कटेगा तो आ जाएगा 3 + 9√3 अपॉन 11, आखिरी में 11। तो आंसर इज दिस। इन्होंने कोई ट्रिक से किया है क्या? करा तो इन्होंने भी सोल्यूशन ही है। अगर इसकी कोई ट्रिक है देन प्लीज़ टू शेयर दिस हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिक। मुझे तो इसका यही बहुत ही लंबा मेथड ही लगा है। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको अगर देखें तो हमें क्या बताना, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द वॉलीबॉल फ्रॉम कॉलेज एन। तो कॉलेज एन से कितने लोगों ने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया है, तो पहले यही देख लो। तो कॉलेज एन की बात करें तो वॉलीबॉल ने किया है, कितने लोगों ने किया है, तो कॉलेज एन फॉर वॉलीबॉल तो दैट इज़ ये 108 है, और फुटबॉल दोनों से किया है तो 108 + 144 है ना ये। तो कितना हो जाएगा पार्टिसिपेटेड, तो ये हो जाएगा 2, 5 और 2। और क्रिकेट और बास्केटबॉल एम में कितने लोगों ने किया है, तो क्रिकेट में किया है तुम्हारा, ये किया है तुम्हारा क्रिकेट में 128 + 136, तो 8 6 14 6 4, तो हमको डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, तो दैट इज़ 12। आंसर 12 आएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक कोई डिसऑनेस्ट डीलर है, प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड, तो फॉल्टी बैलेंस कर रहा है, तो ये 24% गेन्स, मतलब 100 अगर सीपी है तो गेन 124 कर रहा है। तो इसकी वैल्यू गिवन है 1000 ग्राम, अगर ये है तो हमको 100 की निकालनी है। तो 1000 अपॉन 124 इंटू 100, ये बेसिकली हमें निकालना है। तो अगर 124, मतलब 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 आएगा, और 250 आएगा, यानी 31 डिवाइडेड बाई 25,000। तो 8 जा जाएगा, 8 1 जा 8, 24, 2 ज़ीरो जाएगा, ज़ीरो, तो 6 चला जाएगा, 6 1 जा 6, 6 जा 18, तो 806 समथिंग आएगा। यही आंसर है। नेक्स्ट करें अगर, ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्कल 2 सीकेंड्स, ये कोई सर्कल है और ये कोई पॉइंट ओ है, तो यहाँ पॉइंट क्यू है, सॉरी, तो एक ये सीकेंड गया और एक ये सीकेंड गया, क्यू ए पी और क्यू आर बी, ठीक, क्यू आर बी हो गया एट ए पी आर। तो ए बी आर बी गिवन है, आर बी अपॉन ए पी की वैल्यू गिवन है 4/1। तो आर बी कितना है, आर बी अगर 4x है और ए पी
ये x है। फिर गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन आर बी की वैल्यू 1/2 गिवन है। क्यू आर अपॉन आर बी, तो इसको अगर ध्यान से देखो तो आधा गिवन है ना, जो क्यू आर बी है, क्यू आर बी अपॉन, अगर ये 4 है तो ये 2 हो जाएगी, यानी क्यू आर तुम्हारा 2x आ जाएगा। क्यू आर ये 2x है, हमें निकालना क्या है, एंड क्यू ए इज़ 5 टाइम्स मोर देन, क्यू ए इज़ 5 टाइम्स मोर देन क्यू आर। क्यू ए इज़ इक्वल टू 5 प्लस क्यू आर कितना है, 4x। अब सॉल्व करना है, तो इधर से देखो तो ये हो जाएगा 2x इंटू 6x इज इक्वल टू 5 प्लस 4x इंटू 5 प्लस 5x। तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 25 प्लस 25x प्लस 20x प्लस 20x स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25 प्लस 45x प्लस 8x स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, कुछ और गड़बड़ कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हो जाएगा, और ये 2x, क्यू ए तुम्हारा कितना है, एक मिनट एक मिनट, क्यू ए की वैल्यू गिवन है एंड द लेंथ 5 मोर देन द लेंथ ऑफ क्यू आर। ए पी एक्स है और वो 2x है, तो क्यू ए तुम्हारा 2x प्लस 5 है। गलत कर दिया, फिर से करेंगे इसको। तो तुम्हारा ये इधर से देखो तो सीकेंड 2x इंटू 4x प्लस 2x 6x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x यानी 3x प्लस 5, तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15x प्लस 25। तो 6x स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 25 इज़ 0, तो 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 5x माइनस 25 इज़ 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमें निकालना क्या था, ए पी निकालना था। ए पी कहाँ गया, ए पी वॉज 2x प्लस 3x प्लस 5 यानी 3 इंटू 5 प्लस 5, तो ए पी निकालना है, दैट इज़ x। ए पी तो x ही है ना, तो दैट इज़ 5। नेक्स्ट करें अगर, ये तो बहुत इजी था, p प्लस क्यू और अपॉन क्यू प्लस आर की वैल्यू गिवन थी 6/7 और p अपॉन आर की वैल्यू 2/3 गिवन थी। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रख दिया था, तो q आ गया था। तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 7q इज इक्वल टू 6q प्लस 18। तो तुम्हारा यहाँ से q कितना आ गया था, q वॉज 4, क्यू 4 आ गया था। अब पुट करना था p स्क्वायर यानी 4 इंटू क्यू था 4 अपॉन आर क्यूब यानी 27, तो 16/27। नेक्स्ट अगर करें, द जो ट्रेन है, तो पहले तो इसकी 216 को अगर 5/18 से करेंगे तो 18 12 तो यानी 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा उसकी स्पीड। इफ़ द प्लेटफॉर्म इज़ रेनोवेटेड एंड इट्स लेंथ इज, तो अगर मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ t है और प्लेटफॉर्म की l है, तो वो गिवन है तुम्हारी 33 इंटू 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 1980। तो और क्या गिवन है, अगर मैं लेंथ द प्लेटफॉर्म लेंथ इज डबल, मतलब t प्लस 12 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, तब 46 सेकेंड्स ले रहा है इंटू 60, तो 6 6 36 कैरी थ्रू 2760। तो हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो बस इसको माइनस करो, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 780 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था, अब इसको कर नहीं पाए तो ये अब क्या ही बोलें इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, कह रहा है कि यही है ना, कह रहा है कि, एक मिनट कहाँ गया प्रीवियस वाला, ये था ना 74 नंबर, मतलब 24 4x प्लस 3y की वैल्यू गिवन है। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर ये तीन कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं तो पहले तो 2x प्लस 3y और x प्लस वाई, ये तुम्हारा 12 है और ये 5 है, तो इसका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2y इज़ 10,
तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 और फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इनका हो गया 3,2। तो ये जो 3,2 है वो जाहिर सी बात है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू अल्फ़ा से पास होना चाहिए, तभी वो कॉन्करेंट होंगी। तो 12 प्लस 6 इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। हमको स्क्वायर निकालना है, तो 18 का स्क्वायर दैट इज़ 324। अगेन माई स्क्रीन इज़ फ्रीज्ड, लेट मी रिकनेक्ट अगेन। होपफुली अब कनेक्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये कोई ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड, वाई डब्ल्यू एक्स जो है वो बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ एक्स वाई तुम्हारा मान लेते हैं 5x है, वाई जेड तुम्हारा मान लेते हैं ये पूरा 8x हो गया, और ये तुम्हारा ZX तुम्हारा मान लेते हैं 7x है, एंड द वाई डब्ल्यू की लेंथ ये 10 है, तो ये तुम्हारी 8x माइनस का 10 होगी। तो बस यहाँ से एंगल बाई सेक्टर वाला अगर वो लगाओ, 5x अपॉन 10 इज इक्वल टू 7x अपॉन 8x माइनस का 10। तो पहले तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 40x माइनस का 50 इज इक्वल टू 70x। तो 30x, एक सेकेंड, 8x माइनस 10 है ना, तो 40x माइनस का 50 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, तो अगर ये 3 है तो ये तुम्हारा 21 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, नहीं 9 हो जाए 15 हो जाएगा, ये तो 10 है, 24 माइनस 10 कितना होता है, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना, क्या क्या है, हमको निकालना था पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड। तो पेरीमीटर कितना होगा, दैट इज़ 15 प्लस 21 प्लस 24, तो 5 एंड 6 4 10, और 60 उसका पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर ज़्यादा है कितना, द पेरीमीटर इज़ ए मोर देन द लेंथ ऑफ डब्ल्यू एक्स इज़ इक्वल टू प्लस 8 इज़ 60, ये गिवन है। इस ए मोर देन, ये ए है, वेयर ए इज़ 30 मोर देन द लेंथ, तो ए की वैल्यू कितनी है, 30 मोर देन द लेंथ ऑफ डब्ल्यू, तो ए इज़ 14 प्लस 30, यानी ये तुम्हारा 44 है। तो डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा, 60 माइनस 44, तो ये तुम्हारा 16 आ जाएगा। प्योर कैलकुलेशन, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। मैथ्स आई थिंक फिनिश हो गई है, लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश नाउ। इंग्लिश में ये फुलिश ही होता है, इसका एंटोनियम प्रूडेंट का तो पता था। अनलिमिटेड पावर हमको पता है कि ओमनी पोटेंट होता है। फिर ये मेरा गलत हुआ है, ये मेरा गलत हुआ है, BDAC मैंने, अच्छा बी से स्टार्ट होगा, मेजॉरिटी इनके ऑप्शन ए से अलग अलग से स्टार्ट हो रहे थे ना, तो ठीक है। फोर्थ नंबर सही है। इसमें देखे तो द टू राइवल डिबेट्स आफ्टर अ हीटेड आर्गूमेंट स्टेज सरप्राइजिंगली शुक हैंड्स एंड विश्ड, क्योंकि दो राइवल डिबेट्स हैं तो इसलिए ईच अदर होगा। द टीचर एडवाइज स्टूडेंट्स टू टर्न ऑफ देयर फोन्स, क्योंकि स्विच ऑफ करना यानी टर्न ऑफ करना। नॉट अ स्पेलिंग एरर, तो पहले में देखो ध्यान से, तो इसमें स्पेलिंग टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग गलत है, दूसरे में जो गलत है वो तुम्हारी एनलाइटनिंग की गलत है, तीसरे में विद स्टैंड की गलत है, तो चौथे में कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो आई थिंक आप पार्ट ऑफ स्पीच कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच से देख के आप ही कर सकते हो ये। नेक्स्ट है इडियम बताना है, शी, ये मुझे डाउट हो रहा था, तो इस लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि अपनी सीक्रेट्स रिवील करना, तो लास्ट वाले में फिट बैठ रहा है। फिर स्ट्रैप फॉर अ क्रैश, इसका मतलब होता है मनी कम पड़ना, कम ही पड़ना, ठीक है। बाकी क्या है, इसको एक्टिव में बदलना था, तो इसमें देखो मस्ट बी फॉलोड है, तो मस्ट फॉलो होना चाहिए, बाकी कहीं फॉलो नहीं कर रहा है वो। ये तो पैराग्राफ पढ़ के आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत इजी भी था ये। इसमें हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज है, तो इसको टू हेल्प होना चाहिए, ऑफ हेल्पिंग की जगह 0 टू इन्फिनिटी वाला रूल लगाया है इसमें। द टीम डिसाइडेड दैट दे वुड मीट, तो नहीं, दे विल मीट होना चाहिए, वुड टू मीट कोई सेंस नहीं है। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, हार्ट फेल्ट कंग्रेचुलेशंस होना चाहिए, नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे। ING वर्ब है, तो प्लेइंग खेल रहा है, तो वो हो गया।
देन बिफोर फीचर, ऑलरेडी फीचर, ये बहुत इंग्लिश मेरे ख्याल से बहुत इजी थे। एकोमोडेशन की स्पेलिंग इसमें पता ही होती, क्योंकि बहुत बार एसएससी में पूछ चुका है ये। फनाटिकल का सिनोनिम झील होता है, ये भी आप कर लेंगे। और दिस इज़ इट फॉर द एनालिसिस पार्ट। तो ये था मेरा फाइनल एनालिसिस। काफ़ी लंबा चला गया है, बट मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इस वजह से आई हैव टू डू दैट फॉर कंप्लीट, सो दैट यू पीपल आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो मैं थोड़ा भी डिलेमा में हूँ कि वेदर आई शुड कंटिन्यू पोस्टिंग इट दिस ऑलिव बोर्ड, because I somebody just mentioned that it might be the copyright issue might be there। तो अभी मैं थोड़ा उसको पढ़ ही रही हूँ कि मतलब if whether I should do or it not, so all the pros and cons। तो ये वीडियो तो मैं इसको लाइव कर दूँगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर वन। तो एक बारी मैं उसको पढ़ लूँगी उस प्रॉपर, देन आई विल बी ऑन दिस, तब मैं श्योरिटी के साथ बता पाऊंगी कि वेदर आई विल बी पोस्टिंग द नेक्स्ट लाइव मॉक्स, द नेक्स्ट मॉक्स और नॉट। बट लाइव मॉक तो मैं ऑलरेडी डालूंगी, बट फुल टेस्ट का आई एम रियली अनश्योर अबाउट इट। तो देखते हैं, एंड आई बी शेयरिंग इट विथ यू वट एवर आई विल बी डिसाइडिंग इट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट फुल टेस्ट में। होपफुली नेक्स्ट फुल टेस्ट में मेरा नेटवर्क वापस आ जाए और मैं प्रॉपरली इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो हालांकि ये जो 119 मेरा स्कोर 119.5 स्कोर है, कि बहुत बेटर हो सकता था, क्योंकि आपने देखा होगा एनालिसिस में कि क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट नहीं थे, दे वर डुएबल। बस इतना था, कुछ को छोड़ के कुछ मतलब कैलकुलेटिव थे, बाकी कोई इसमें ट्रिक्स तो नहीं लगी थी, तो ये कर सकते थे। बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट एंड मेरा तो अलग ही हो गया था कि नेटवर्क रिकनेक्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड। तो होपफुली मतलब नेक्स्ट मॉक में ऐसा ना हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने अटेम्प्ट किया है इस मॉक को ऑलिव बोर्ड से, देन प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।